Hello everyone, welcome to Aviation SSC Bank Exams. So in this video we will be discussing about the rules of pronoun. हमने पिछले क्लास में कुछ रूल्स किया था pronoun का, आज उसी का कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है. We will start from rule number 11 today. First rule, comparison should be made between the same cases of pronoun. Okay. अब प्रोनाउन का सेम केसेस हमें कैसे समझ आएगा? इन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केस ऑफ नाउन. सपोज इन नाउन्स केस आई राइट वन एग्जाम्पल, रोहन हेल्प्ड सोहन. ओके, अब नाउन के केस में क्या होता है? अगर नेम्स है तो नेम के साथ नेम का कंपैरिजन हो रहा है, अगर प्लेस है तो प्लेस के साथ प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम सेम केसेस ले सकते हैं. नाउन के केस में इधर नाम है तो इधर भी नेम ही होता है, ठीक. लेकिन प्रोनाउन के केस में हम कैसे सेम केसेस लेंगे, है ना. प्रोनाउन के केस में तो अगर आई है, इधर आई है, तो मैं इधर भी आई कैसे ले सकती हूँ. प्रोनाउन का केस कभी भी सेम नहीं होता. तो यहाँ पे अगर रूल में बताया जा रहा है सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन, व्हाट डज दिस मीन? सेम केस मतलब अगर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव ही उसके साथ लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव ही उसके साथ लगेगा, ठीक है. मतलब इधर अगर आई होगा तो इधर ही होगा या शी होगा. सब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ठीक है. प्रोनाउन के केस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का कंपैरिजन होगा. रूल नंबर 1 सेज अस दिस. सी एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन आई. ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन विच इज बीइंग कंपेयर्ड टू सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. सो प्रोनाउन के केस में हमें केस सेम रखना है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, राइट. सी ही इज एल्डर टू. अब सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या होगा? ही इज एल्डर टू. अब यहाँ पे मी होगा कि आई होगा? ही इज एल्डर टू मी होगा कि आई होगा? देखिए ये जो टू है, मैंने रूल नंबर 9 में समझाया था कि जब भी प्रेपोजिशन, व्हाट इज टू? टू इज प्रेपोजिशन, राइट. जब भी प्रेपोजिशन हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा और हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है. तो इसमें स्लाइट डिफरेंस है. हमेशा कंपैरिजन अगर होगा तो सब्जेक्टिव ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आ जाता है बीच में तो उसके बाद लगने वाला जो प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं होता. प्रेपोजिशन के बाद लगने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो करेक्ट आंसर विल बी मी. ही इज एल्डर टू मी, नॉट आई, बिकॉज देयर इज वन प्रेपोजिशन. ओके, प्रेपोजिशन के बाद लगने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है. अब अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई पेरेंट्स लव मी मोर देन. अब यहाँ पे ही होगा कि हिम होगा? माई पेरेंट्स लव मी मोर देन ही होगा कि हिम होगा? इस सेंटेंस में देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है? माई पेरेंट्स. पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, माई पेरेंट्स. ओके, अब माई पेरेंट्स इधर में कौन है? पहले हम लोग हिम लिखेंगे, फिर हम लोग मी लिखेंगे. मी है ना, एक सब्जेक्ट है मी, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है? 2 ऑप्शंस दिया है. तो पहले हम लोग मी और हिम मतलब 2 ऑब्जेक्टिव केसेस का बात करते हैं, ठीक है. तो अगर मैंने हिम लिखा तो क्या होगा सेंटेंस? माई पेरेंट्स लव मी मोर देन हिम. मतलब माई पेरेंट्स लव बोथ ऑफ अस. दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, बट मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं. ऑब्जेक्टिव केसेस में कंपैरिजन हो रहा है. तो अगर मैं मी और हिम में लिखूं तो क्या हुआ सेंटेंस की? मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन हो रहा है, जैसे मैंने बोला है, करेक्ट है. लेकिन अगर मैं ही लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा? अगर सपोज मैंने हिम के जगह यहाँ पे ही लिख दिया तो क्या होगा? देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का कंपैरिजन नहीं होता. ही क्या है? सब्जेक्टिव है, और यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं होगा. लेकिन सेंटेंस में अगर ही लग गया, माई पेरेंट्स लव मी मोर देन ही, तो तब क्या होगा? सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? ये जो ही है ना, ये माई पेरेंट्स के साथ इधर आ जाएगा. तब सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि
both my parents and he loves me, but who loves me more? My parents, my parents. तो तब इन दोनों के बीच में बात हो रहा है, my parents और he का बात हो रहा है. जब मैं subjective case ले रही हूँ तो मतलब my parents और he का बात हो रहा है. And who loves me more? My parents. तो both this sentence structure is correct. If I write him, तब me और him का कंपैरिजन हो रहा है. अगर मैं him लिखूँ, अगर मैं him लिखूँ, my parents love me more than him, तब क्या हो रहा है? me और him दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस का कंपैरिजन हो रहा है. लेकिन अगर मैं he लिखूँ तब क्या बनता है सेंटेंस का मतलब? my parents and he both loves me, but who loves me more? My parents. तब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा. तब क्या होगा? my parents और he के बीच में कंपैरिजन होगा और me ऑब्जेक्टिव केस अकेला जाएगा. तो सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ चेंज होता है लेकिन दोनों ही करेक्ट है. अब अगर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मीनिंग्स करेक्ट हो रहे हैं. अगर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, she loves chocolate more than me, या फिर I के साथ do होता है हमेशा. क्या होगा यहाँ पे? she loves chocolate more than me होगा या I होगा. देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? इधर मैंने पहले सेंटेंस में my parents लिखा था, अब मैंने यहाँ पे लिखा चॉकलेट. ठीक है, चॉकलेट लिखा. अब कंपैरिजन किससे हो रहा है? she और me, राइट? she loves chocolate. सॉरी, ये कंपैरिजन होगा, इधर में she आएगा और चॉकलेट के साथ, सॉरी, इधर में me आएगा, राइट? इधर में she आएगा और इधर में me आएगा. she यहाँ पे अकेला होगा क्योंकि यहाँ पे बात किसका हो रहा है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट को हमें पहले देखना है. she is the subject, right? तो she I have written and comparison is between what? chocolate and me. तो अब ये कंपैरिजन का क्या कोई मतलब बना? मैंने पिछले सेंटेंस में क्या बोला था? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करेक्ट है. दोनों कब करेक्ट होते हैं? जब हम ह्यूमन बीइंग्स का बात करते हैं. लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू व्हाट? एक चॉकलेट के साथ ह्यूमन बीइंग का कभी कंपैरिजन हो सकता है? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी लव्स चॉकलेट मोर देन आई डू, मोर देन आई डू. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये शी, ये जो सब्जेक्टिव केस ऑफ शी है उसके साथ सब्जेक्टिव केस ऑफ आई का कंपैरिजन होगा. हम दोनों में क्या होता है? हम दोनों में वो ज़्यादा चॉकलेट पसंद करती है. लेकिन ये कभी हो सकता है कि वो चॉकलेट से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा चॉकलेट को प्यार करते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता. तो कंपैरिजन अगर हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कब करेक्ट होता है? जब ह्यूमन बीइंग्स को हम रेफर करते हैं. लेकिन अगर सेंटेंस में है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉन लिविंग बीइंग, तब हमेशा हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का कंपैरिजन होगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव कंपेयर नहीं होगा. Me is wrong, okay? So these are the two cases जिसमें हम लोग प्रोनाउन का कंपैरिजन के बारे में देख सकते हैं. नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा एक नाउन यूज होता है. ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर, हिज, आवर, देयर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या होगा? Immediately adjacent to the positive adjective we have to place one noun. Her car, his book, their pen, okay, our country. हमेशा possessive adjective के adjacent मतलब ठीक उसके बगल में एक noun लगना जरूरी है. possessive adjective के साथ we always and always use what? Noun, right? Okay. And rule number 13 says the opposite. पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे नाउन लेता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन नहीं लेता. देखिए, दिस इज माई कार या माइन कार होता है. दिस इज माई कार. ओके, व्हाट इज माई? माई इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. अब माई कार होता है, लेकिन इसी को मैं पॉजेसिव प्रोनाउन में कैसे लिख सकती हूँ? दिस कार इज माइन. अब क्या इस माइन को, ये माइन क्या है? यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, राइट? पॉजेसिव प्रोनाउन को किसी नाउन का जरूरत हुआ है उसके बाद में?
पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने बाद कोई नाउन नहीं लेता, इट इज sufficient in itself, but possessive adjective always and always takes one noun adjacent to it. Okay, takes one noun. देखिए इस सेंटेंस में भी नाउन है लेकिन it's not adjacent to the possessive pronoun, but possessive adjective क्या करता है, हमेशा adjacent यानी ठीक possessive adjective के बाद में ही एक नाउन आता है. Okay, next rule, rule number 14. पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं. सी पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. राइट, पॉजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं. योर्स इज अ गुड लक, योर्स इज अ गुड लक, हम ऐसे बोल सकते हैं. योर्स क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है. राइट, पॉजेसिव प्रोनाउन है. आवर्स, देयर्स, theirs is a beautiful country या फिर ours is a beautiful country. ठीक है, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन को हम उसके साथ कोई नाउन का जरूरत नहीं होता. पॉजेसिव प्रोनाउन इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट. राइट, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, ये सब कुछ हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन को इन सेंटेंस एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट के तरह यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आप सेंटेंस स्टार्ट भी पॉजेसिव प्रोनाउन से कर सकते हैं, आप सेंटेंस को खत्म भी, मतलब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो ऑब्जेक्ट के तरह भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं. ही हैज डन हिज वर्क एज वेल एज योर्स. अब यहाँ पे अगर मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का यूज़ किया होता, अगर मैंने योर लिखा होता पॉजेसिव एडजेक्टिव, तब क्या होता सेंटेंस, तब मुझे यहाँ पे वर्क दोबारा से नाउन लिखना पड़ता. ठीक है, मैंने क्या बोला था एक रूल में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेता है अपने साथ. तो अगर आपने योर्स के जगह योर लिख दिया तो आपको उसके बाद योर वर्क मेंशन करना पड़ेगा. लेकिन अपने अगर योर्स लिख दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया, तो उसके बाद हम लोग कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते. ही हैज़ डन हिज वर्क एज वेल एज योर्स. ओके, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं. और एडजेक्टिव के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा नाउन. अगर सेंटेंस में नाउन है फिर भी दोबारा से हमें नाउन का यूसेज करना पड़ेगा. ठीक, ओके. नेक्स्ट वी गेट वर्ब्स लाइक एंजॉय, अवेल, प्राइड, अप्लाई, एब्सेंट, रिजाइन, असर्ट, एक्विट. ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगे. मतलब ये वर्ड्स क्या फॉलो करते हैं, इन वर्ड्स को कौन फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक, अब ये वर्ड्स आप कैसे समझोगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना. पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ही अगर होगा तो रिफ्लेक्स बैक होके, रिवर्ट बैक होके ही के साथ कौन आएगा, हिमसेल्फ, शी के साथ हरसेल्फ, आई के साथ माईसेल्फ, जैसे मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में समझाया था रिफ्लेक्सिव में. अब इन प्रोनाउंस के साथ इन वर्ड्स के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना. ये हमें समझ कैसे आएगा, जब भी सेंटेंस में आपको व्हेन, व्हाट, whom, इन तीनों वर्ड्स का आंसर देगा. ये वर्ड्स क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स का आंसर देगा सेंटेंस में, तब आपको समझ आएगा कि ये वर्ड्स हम अकेले नहीं यूज़ कर सकते. इनके साथ हमेशा हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब भी हमें कौन से तीन चीज़ों का आंसर चाहिए, व्हेन, व्हाट एंड whom. राइट, सी ही एंजॉयड एट द पार्टी हम नहीं कह सकते. ही एंजॉयड whom, he enjoyed himself. enjoyed वर्ड के बाद मैंने क्या बोला, इन वर्ड्स के बाद मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर चाहिए. he enjoyed at the party is wrong. he enjoyed whom, he enjoyed himself. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेगा. I availed मतलब have taken the opportunity. avail मतलब opportunity लिया गया है. तो I availed what, I availed whom, I availed myself of the opportunity. तो availed के साथ क्या आया, myself, I myself. she absented herself from the class. she absented herself. absented के साथ क्या आया,
herself. जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, what can we write? They, suppose I write they acquit themselves. देखिए acquit यहाँ पे एक वर्ड है ना, उसी से सेंटेंस में फ्रेम करी हूँ. They acquit themselves of the duties very well. Okay, so very well. Okay, ये acquit अपने साथ क्या फॉलो कर रहा है? they के साथ themselves, मतलब acquit को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो कर रहा है, राइट? they के साथ themselves. So they acquit themselves of the duties very well. ऐसे इन वर्ड्स के साथ you take pride in yourself. ओके, इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अप्लाई, एब्सेंट, रिजाइन, असर्ट. इन वर्ड्स, असर्ट मतलब कॉन्फिडेंस दिखाना किसी चीज में, ठीक है? तो इन वर्ड्स के साथ हम क्या फॉलो करेंगे? हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दिस वर्ड्स टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब इन वर्ड्स के साथ बस हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. बिकॉज इन वर्ड्स के साथ हम कौन से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं? व्हेन, व्हाट एंड whom. व्हेन, व्हाट एंड whom, राइट? ओके, नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल कहता है कि नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल, द पर्सनल प्रोनाउंस योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर रिटन विदाउट एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी एस के साथ हम बहुत बार लिखते हैं योर्स फेथफुली, हम यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, तो वो गलत है. एपोस्ट्रॉफी एस अगर आप लगाओगे तो उसका मतलब क्या हुआ? योर इज. अगर मैंने इट्स के साथ लगा दिया इट इज, एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है इज, ठीक है? तो वी हैव टू राइट पर्सनल प्रोनाउंस विदाउट एपोस्ट्रॉफी. इट्स लिव्स मतलब सपोज ये एक सेंटेंस से लिया गया है. इट्स लिव्स, द ट्री हैज शेड, द ट्री शेड इट्स लीव्स इन ऑटम. सेंटेंस होता है ना, तो इट्स, ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी. ये ध्यान रखना है, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, वंस, ये सब के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक? तो ये था प्रोनाउन के सारे रूल्स. होप दिस video will help you. If this video helps you, do not forget to like, subscribe and share this video and don't forget to press the bell icon. और हम मिलेंगे next video में doubt solving class of pronoun. बहुत सारा exercise के questions solve करेंगे. Thank you.